मेडिसिनल डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रसन्नजीत धारगवे फ्रॉम पटवा आयुर्वेद और ऊंझा फार्मेसी। जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो सिनारियो हो चला है ऐसा है कि इतनी बीमारियों के नाम है जो हम भी नहीं जानते। कई बीमारियों के नाम तो अब भी सामने आ रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाए। आयुर्वेद ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो रूट से जुड़ा हुआ है। इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार होता है, आयुर्वेद के बारे में और भी जानकारी लेंगे डॉक्टर धारगवे से। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पटवा आयुर्वेद के बारे में अगर बात की जाए तो पटवा आयुर्वेद की हिस्ट्री के बारे में आप क्या कहेंगे? पटवा आयुर्वेद के प्रबंधक है मिस्टर संजय पटवा जी। 2006 में उन्होंने ये कंपनी स्थापन किया और उनके जो प्रोडक्ट है वो GMP सर्टिफाइड और ISO सर्टिफाइड कंपनियों से उन्होंने प्रोडक्ट बनवाए गुड़ी पाड़वा के दिन। तो उनके प्रोडक्ट चल रहे करीब 36 to 37 प्रोडक्ट है और उनका मेन ऊंझा फार्मेसी जो है तो ऊंझा फार्मेसी से रिलेटेड भी है वो। तो उनके द्वारा मैं उनके जो प्रोडक्ट्स है या उनकी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स है मैं प्रिस्क्राइब करते रहता हूँ और बाकी और भी कंपनियों के प्रोडक्ट्स है वो मैं लिख के रहता हूँ। जी आपका आयुर्वेद से जो एक कनेक्शन है वो काफ़ी लंबा है, आपका सफ़र काफ़ी लंबा है, 21 सालों का सफ़र है आपका। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद ऐसी ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद में एक कहा गया है जैसे सबको मालूम है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति डिपेंड करती है अपने मन बुद्धि और चेतना के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जैसे आपका जो है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य को टिका के रखना और रुग्ण के या बीमार आदमी के बीमारी को दूर करना, स्वास्थ्य को टिकाए रखना, यह आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। इसको बोला गया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम यं खलम च आयुर्वेदा प्रयोजनम। इसका मतलब है अपने हमारे पास में जो मरीज आते हैं वो सिर्फ बीमारी से जो नहीं आते, मानसिक पीड़ा से भी आते हैं। तो उनकी मानसिक पीड़ा मेन जानना पड़ता है और उसके बाद में फिर फिजियोलॉजी आती है, शरीर की क्रिया में क्या विकृति आई है उसको दूर करना बहुत जरूरी रहता है जी। तो मन, तन और मन का दोनों का संपूर्ण चिकित्सा इसी को बोलते हैं काय चिकित्सा और ये आयुर्वेद का मेन पार्ट है। तो इसको ध्यान में रख के हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। जी डॉक्टर, देखा जाता है जैसे कि हेलो डॉक्टर में हमेशा ये सवाल मेरा होता है डॉक्टर से, कोई भी बीमारी हो या कोई छोटी मोटी सिम्टम्स भी दिखते हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। वो चाहे ट्रीटमेंट के नाम सुनकर हो या फिर मेडिसिन के नाम सुनकर हो, लेकिन एक अप्रोच करने से कतराते हैं और वो जब समस्या बढ़ जाती है तो वो डॉक्टर के लिए भी परेशानी लाती है और एक पेशेंट के लिए भी। अगर ऐसी भी कोई चीज़ जो होती है और सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम किस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, वो चाहे एलोपैथी हो, वो चाहे होम्योपैथी हो, वो चाहे आयुर्वेदिक हो, तो ये जो एक कंफ्यूजन होता है लोगों में, आप क्या कहेंगे? हम जैसे मान के चलो हर पैथी का अपना अपना उपयोगिता है, उसके दुष्परिणाम भी है। तो इमरजेंसी अगर ट्रीटमेंट है, आपको अगर डिलीवरी करना है, इमरजेंसी प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सीडेंट केस है, तो उसमें आप मॉडर्न साइंस में जा सकते हैं जी। एलोपैथी ट्रीटमेंट तुरंत सर्जिकल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और क्रॉनिक डिसीजेस है जैसे वात हो गया, डायबिटीज हो गया, आपका पैरालिसिस हो गया, जॉइंटिस हो गया, ये सब बीमारियाँ इसके ऊपर आप या चर्म रोग हो गया, ये जिसमें लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है और जड़ से निकालना जरूरी है। तो इसके लिए आपकी दोष प्रकृति देखा जाता है। आपकी दोष प्रकृति कैसे, उस दोष को देख के आपकी ट्रीटमेंट चलती है। जैसे वायु, पित्त और कफ त्रिदोष बोला गया है, तो जो दोष बढ़ा है उस दोष को घटाओ और घटे हुए दोषों को बढ़ाओ। तो समदोषा समधातु समाग्नि मल क्रिया, इसको बोलते हैं हम सम पुरुष। सम मतलब स्वस्थ पुरुष। तो उसके दोष धातु, सप्त धातु, त्रिदोष और मल मूत्रादि वेग ये सामान्य हो, उसको हम बोलते हैं कि ये सामान्य यानी सामान्य व्यक्ति है या स्वस्थ पुरुष है। तो आप अगर मान के चलो क्रॉनिक डिसीजेस में अगर जाना है, बहुत सालों से आप इलाज कर रहे हैं फिर भी आराम नहीं है, उसकी रूट्स का जो है वो आपको पता है फिर भी ट्रीटमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जीर्ण व्याधि में आप आयुर्वेद या फिर परंपरागत चिकित्सा पद्धति में जाते हैं। या फिर आपको अगर मान के चलो क्रॉनिक इमीडिएट अगर ट्रीटमेंट चाहिए या एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट अगर मान के चलो होना है तो आप मॉडर्न साइंस में जाएंगे। अब आप बोले कि फियर, लोगों में डर पैदा है, तो उसके पीछे वजह ये है कि अभी आजकल साइंस बहुत आगे तरक्की कर रहा है। आयुर्वेद भी हजारों सालों से जैसे मानव की उत्पत्ति हुई तब से ही यानी जड़ी बूटी का पैदाइश होगी, जड़ी बूटी तब से है, खनिज पदार्थ तब से है। तो उसी के आधार पे पुराने चरक, महर्षि सुश्रुत और वाग्भट इन लोगों ने जो यानी रुग्णों के ऊपर अभ्यास करके जो सिद्धांत बनाया वो सिद्धांत बहुत आज भी कारगर है, पर उसमें कुछ चेंजेस करना जरूरी है। जैसे जलवायु परिवर्तन, उस वक्त में जो जलवायु परिवर्तन होगा वो अभी नहीं है, तो उसके आधार पे फिर फार्मूले बनना चाहिए ताकि रुग्ण की संपूर्ण चिकित्सा और जड़ से चिकित्सा हो जाए।
तो उसके लिए जैसे अभी आज का वातावरण में आपका जलवायु परिवर्तन, जैसे अब हम बोलते हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो धरती का तापमान बढ़ रहा है तो उसके आधार पे पित्त प्रकृति बढ़ेगी। तो पित्त प्रकृति बढ़ने के बाद साथ साथ अपन किसकी अगर मान के चलो नाड़ी देखेंगे तो नाड़ी में वायु और पित्त और कफ, उसमें से अगर पित्त प्रकृति है, उस व्यक्ति ने अगर मान के चलो मसालेदार चीज़ें खाया या फिर तली चीज़ें खाया तो उसके कारण एसिड रिफॉर्म होगा, फिर वो एसिड गाल ब्लैडर में जमा रहेगा पित्ताशय में, फिर वो धीरे 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 आपका बॉडी में एक्शन करेगा। तो जितना यूटिलाइज होना है उसके बाद में भी अगर जमा है तो अम्ल पित्त बोलो या फिर अल्सर का कारण हो सकता है। तो वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करे। लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत सारी बीमारियाँ हैं। अब ये डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल डिसीज है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिसीज हो गया। अब थोड़ा वर्कआउट करिए, थोड़ा सा घूमने फिरने चलिए, थोड़ा शांत रहिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेट यानी अपने मन मस्तिष्क को शांत रखना, ठीक है। अब मेडिटेशन में क्या होता क्या है? पहली बार होता है ध्यान, और ध्यान का मतलब होता है कंसंट्रेट टू माइंड, यानी चंचल मन। मन बहुत ही सूक्ष्म रहता है, मन इतना चंचल रहता है, अभी यहाँ पे तो कई सेकंड में, विद इन सेकंड में, फ्रैक्शन में कहीं और चला जाएगा। तो चंचल मन को स्थिर करना या शांत करना ताकि विकारों को कंट्रोल किया जा सके, ये होता है ध्यान साधना का। साधना का मतलब होता है वो शक्ति, जो शक्ति को पूरे ब्रह्मांड को चलाती है और खुद के जीवात्मा, जिसमें हम हमारा पूरा शरीर जीवात्मा के ऊपर चलता है, वो जीवात्मा को प्रमोट करने के लिए मन, बुद्धि और चेतना, ये तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मन का काम होता है चिंतन करना, सोच विचारों की प्रक्रिया मन में होती है। उसके बाद में आता है बुद्धि। बुद्धि ज्ञान देती है, कई बार अपनी बुद्धि अच्छा ज्ञान देती है, पर मन आसक्ति से त्रिगुणी मन रहता है, जिसमें सत्व, रज और तम। जब मन के अंदर रज और तमोभाव ज़्यादा बनता है तो उसके अंदर विकृतियाँ पैदा होती है, और विकृतियाँ आदमी को इंस्टेंटली कुछ ऐसे गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उस वक्त बुद्धि बोलती है कि नहीं, अभी हम ये मत करिए। जैसे दारू पीने वाले को बुद्धि तो बोलती है कि दारू मत पियो, उससे लीवर खराब हो जाएगा, सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा, पर उसके अंदर, मन के अंदर तम गुण होता है, तो आसक्ति से ग्रस्त होता है, दारू पीने जाता है, खुद का भी नुकसान करता है, समाज का भी नुकसान करता है, और उसका समाज में जो है उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो ये जो होता है आपके मन, बुद्धि के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप कैसे जिए, क्या खान पान किए करें, आपकी प्रकृति कैसी है, आप प्रकृति के अनुसार जी रहे या नहीं जी रहे, उस आधार पे आपकी प्रकृति के दोषज बीमारियां बन जाती है। तो प्रकृति पहचानना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति जब तक आपकी मालूम आपको खुद को न हो तो उसके बाद में ही आप अगर मान के चलो आपकी प्रकृति कफज है, और कफज प्रकृति में आप मीठा ज़्यादा खाएंगे तो उससे डायबिटीज़ बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल वाले जैसे तलीय पदार्थ खाएंगे, मांसाहार खाएंगे तो वसा बढ़ जाएगी। वसा के कारण कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है, जिसके कारण हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होता है, और फिर हार्ट ब्लड सप्लाई धमनी के ऊपर कम करता है, फिर इसको बोलते हैं हम बाईपास कराओ, एंजियोग्राफी कराओ। तो वो नौबत ना है, इसलिए आप उस टाइप का खान पीन करिए, वर्कआउट करिए, मन अशांत रखिए। तो इन सभी चीज़ों से या इन सभी उपायों से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपने जो बार बार ये बात उठाई है लाइफस्टाइल, हमेशा हम कहते हैं कि जो लाइफस्टाइल है वही फॉरमोस्ट कारण है कई चीज़ों के, बीमारियों का या कई चीज़ों की समस्याओं का। लाइफस्टाइल जो बिगड़ चुकी है उस वजह से पहले के ज़माने में जो देखा जाता, हमारे दादी नानी एक एज पे पहुँचते थे तब उनको कुछ समस्याएं क्रिएट होती थी, लेकिन अब जो है, अब वो बच्चों से लेकर टीनेजर तक कोई ना कोई ऐसी समस्या है जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे दादी नानी ने उस एज में देखी होगी। ये लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा फॉरमोस्ट रीज़न है। डॉक्टर क्या मानते हैं कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जो है, अब तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसमें आयुर्वेद का उपचार संभव ना हो, लेकिन अगर हम कुछ एक को लें, अगर फोकस करें, जैसे ओबेसिटी, लाइफस्टाइल सबसे बड़ा इसका कारण, तो ओबेसिटी पे किस तरह का आयुर्वेद उपचार किया जा सकता है? अब ओबेसिटी आपको मैं बताता हूँ, पहले के ज़माने में श्रम बहुत रहता था। जी बिल्कुल, श्रम कम हो गया, लोगों में भागदौड़ भरी जिंदगी है, कम समय में ज़्यादा श्रम ने, मशीनों ने श्रम ले लिया। जी जी जी। अब लोग घर से निकलते हैं, बड़ी बड़ी कारों में, लग्जरी कारों में जाते हैं, और वहाँ जाके जिम में साइकिल चलाते हैं। तो अगर अपन अपने घर में करें, अपने घर में काम धंधा, थोड़ा बहुत शरीर का व्यायाम करे, साइकिलिंग करे या फिर मॉर्निंग वॉक करे, श्रम को थोड़ा बढ़ावा दे, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपकी पाचक शक्ति अच्छी रहेगी। तो वो पाचक शक्ति, जो खाया हुआ सही ढंग से पचे, दोस्त अच्छे बने, धातु में रूपांतर अच्छा हो, सप्त धातु का पोषण हो, और सुबह उठे तो मलमूत्र विसर्जन सही हो। तो ये अगर प्रक्रिया सामान्य रहे तो उसके बाद में उसी व्यक्ति को बोलते स्वस्थ पुरुष। अब रही बात कोलेस्ट्रॉल की, मोटापा बढ़ने के पीछे क्या कारण है? श्रम का अभाव, एकल कुटुंब पद्धति,
पहले के ज़माने में संयुक्त कुटुंब पद्धति रहती थी, तो संस्कारों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता था। बच्चों को दादा दादी नाना नानी बताते कि ये मत करो वो मत करो। अभी ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बच्चे अपने मन से अपने लैपटॉप में, माँ बाप ड्यूटी पे जा रहे, बच्चे अपने मन में लैपटॉप में टीवी पे ऐसे देखते रहते। उसके कारण जो खाते ही रहते, तो उसके कारण फिर और मोटापा बढ़ता, चर्बी बढ़ जाती। तो ये जो आपकी लाइफस्टाइल है बहुत मायने रखती है कि आपके कोलेस्ट्रॉल या आपकी मोटापा बढ़ने के पीछे, और मोटापे के कारण में या डायबिटीज़ के कारण, डायबिटीज़ में अब अभी बोला जाए तो डायबिटीज़ अभी बहुत बढ़ रहा है। तो डायबिटीज़ बढ़ने के पीछे वजह ये है कि आपका जो सल्फेट का खाना ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों में इतनी ज़्यादा जागरूकता होगी कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बड़े एकदम बहुत ही केमिकल वाला गोलियां, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही हानिकारक है। उसके लिए आप थोड़ा सा अगर मान के चलो अच्छे डॉक्टर से अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवाए या फिर मान के चलो डायग्नोसिस करवाए कि मुझे क्या हो रहा है, उसके पीछे जड़ को खोजे तो आपका इलाज सही हो सकता है। खुद के मन माफिक आप अगर दवाइयाँ नहीं ले तो उसके कारण भी आपका लीवर और पैनक्रियाज इनएक्टिव होता है। खाना खाया हुआ पचाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है आपका लीवर और पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज के अंदर से जो इंसुलिन निकलता है या बीटा सेल्स इनएक्टिव होते हैं, उसके पीछे वजह सल्फेट का ज़्यादातर मारा। सल्फेट का ज़्यादा आप खाना खाएंगे, श्रम का अभाव करेंगे तो पैनक्रियाज इनएक्टिव होगा, इंसुलिन की मात्रा कम बनेगी, या इंसुलिन बनेगा भी तो वो शरीर के सेल्स उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण फिर खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। फिर वही अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ा तो पेशाब में जाता है। फिर हम बोलते हैं कि किडनी ख़राब हो रही है, डायबिटीज़ के कारण हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, धमनियाँ स्टीफ हो रही है, धमनियाँ अकड़ गई है, फिर वो ब्लड फ्लो सामान्य नहीं रहता, फिर उसके अंदर वसा का या कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है, जिसके कारण फिर आपको ब्लड सप्लाई नहीं होता, स्ट्रोक आ जाता है ब्रेन में। फिर वो ब्रेन में स्ट्रोक आना मतलब थक के जमना, या फिर ज़्यादा हाइपरटेंशन के कारण आपकी आर्टरीज फट जाती है, वहाँ पे रक्तवाहिनियाँ फट जाती है, उसके कारण फिर आपको ब्रेन हेमरेज होता है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है। इसको आप मेडिटेशन करो, ध्यान साधना करो, अच्छी दवाइयों का सही ढंग से वापर करो, अपनी प्रकृति परीक्षण करो, खुद की प्रकृति समझ जाओ, मेरी प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के आधार पे अगर आप आपका लाइफस्टाइल रखते हैं तो आपको कम से कम में बीमारियों को, पूरी चेन बंधी हुई है। मतलब अगर एक लाइफस्टाइल से जुड़िए, लाइफस्टाइल से दूसरी जुड़िए, दूसरी से तीसरी, ये समस्याएं कम नहीं बढ़ती ही जाती हैं। डॉक्टर, आयुर्वेद ट्रीटमेंट के अगर बारे में जानना चाहें तो इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार का है? हाँ, पहला जैसे हमारे पास में रुग्ण आते हैं तो हम पहले उसकी नाड़ी देखते हैं। नाड़ी परीक्षण? हाँ, नाड़ी परीक्षण होता है। तो एलोपैथी में थोड़ा अलग फार्मूला है। हाँ, तो नाड़ी में क्या होता है, हम 3 दोष देखते हैं। अच्छा। तो वायु, पित्त और कफ। तो नाड़ी जैसे हम देखते हैं तो नाड़ी के आधार पर 3 प्रकार से नाड़ी देखी जाती है। नाड़ी की स्पीड यानी गति कैसी है, नाड़ी का स्पर्श जो हाथ को लगने वाला है वो कैसा है, और नाड़ी को, हाथ को जो थ्रॉबिंग जो ये रहता है सेंसेशन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, वो स्ट्रोक कैसा लग रहा है, तो उस आधार पे हम दोष डिसाइड करते हैं। जैसे मान के चलो वात की प्रकृति में नाड़ी की गति फास्ट रहेगी, कभी स्लो रहेगी, नाड़ी का स्ट्रोक जो रहेगा डल रहेगा, पर नाड़ी स्पर्श में शीत रहेगी, तो उसके कारण हम बोलते हैं कि ये वात की प्रकृति है। तो वात की प्रकृति, वात का मतलब होता है एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, नर्विन डिसऑर्डर, शरीर की क्रिया असामान्य होना, उसको वायु दोष बोलते हैं। पित्त के कारण अगर मान के चलो पित्त की नाड़ी देखना है तो जैसे नाड़ी में हम बोलेंगे नाड़ी की स्पर्श गर्म है, नाड़ी फास्ट चल रही है, नाड़ी की उत्तेजना भी मध्यम है, कभी गर्म आ रही है, कभी अच्छा स्ट्रोक आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि नाड़ी में पित्त दोष है, मतलब हाइपरटेंसिव प्रकृति। तो उस आदमी ने अपने तलीय पदार्थों का, ज़्यादा गुस्से का, वो उसने मन के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और खून को पतला करने वाले द्रव्य जो है वो अवॉइड करना चाहिए उन्होंने। तो उसके कारण फिर ज़्यादा हाइपरटेंशन से ब्रेन हेमरेज होने का डर रहता है, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने से अल्सर होने का, एसिडिटी बढ़ने का, यानी अम्लपित्त होगा। अम्लपित्त के साथ साथ फिर आपका पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, तो फिर उसके बाद में फिर पाइल्स फिस्टुला आ जाता है, यानी जब आपका खाना सही ढंग से नहीं पचेगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन से आपको जोर लगा के मोशन करना पड़ेगा, तो वहाँ से एनोरेक्टल वेन फूल जाएगी। जी जी जी। एनोरेक्टल वेन फूल जाएगी तो फिर आपको वहाँ से एक आध बार फिर हल्के से टीयर हो जाएगा, फिर वहाँ पे मस्से जो होते हैं, पाइल्स का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द एनोरेक्टल वेन। अब जब बार बार आपको कॉन्स्टिपेट हो रहा है या फिर कब्ज हो रही, तो उसके कारण फिर वहाँ पे गुदाशय की नस हो या रक्तवाहिनियों के अंदर फुलाव आ जाता है, इन्फ्लेमेशन, उसके कारण फिर हल्का सा एक बार टीयर हो जाता है, फिर पाइल्स हो जाता है। पाइल्स फिर के बाद में ज़्यादा, अगर पाइल्स ज़्यादा दिनों तक रहा तो फिर फिस्टुला हो जाता है, भगंदर बोलते हैं, या फिर ज़्यादा कड़क संडास रही तो उसके बाद में फिर जगह वो फट जाती है, इसको बोलते हैं फिशर हो गया, चीरे आ जाते हैं। तो ये जो है ये सब डिसीज लाइफस्टाइल के ऊपर ही है। तो पित्त प्रकृति, गरिष्ठ भोजन, वात रुक्ष कारक भोजन, ये अगर अवॉइड करे
तो आपके शरीर में दोष कम हो सकता है। ये पित्त दोष का है। और फिर कब्ज दोष का होता है। कब्ज दोष का आपको मैं बता ही दिया हूँ कि जो ज़्यादा तलीय पदार्थ हो गया, घी, मसालेदार अपना मांसाहार, यानी मांस को बढ़ावा देगा। तो मांस आदि पदार्थों का अत्यधिक सेवन, उड़द का सेवन, इन पदार्थों से शरीर में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है। तो वो वसा आपको मोटापे के ऊपर ध्यान, यानी मोटापा बढ़ावा देती है। फिर मोटापे से और भी बीमारियाँ आती है। तो मोटापा और डायबिटीज ये ऐसी दो बीमारी है, लाइफस्टाइल डिसीज है। उसके कारण फिर हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको अपने को कंट्रोल करना है तो प्रकृति के हिसाब से चलिए। प्रकृति अगर आपकी जिस हिसाब से, दोष के हिसाब से, उस दोष को आप कम करिए, बढ़े हुए दोषों को, और घटे हुए दोषों को बढ़ाए, तो आपकी प्रकृति सामान्य रहेगी। पेशेंट अगर आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो सबसे पहले नाड़ी परीक्षण किया जाता है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात आए तो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर किस प्रकार? ट्रीटमेंट का प्रोसीजर ऐसा है कि अभी मान के चलो वो पेशेंट कितने सालों से या कितने महीनों से पीड़ित है, फिर वो क्रॉनिक हो चुका है क्या, दवाइयाँ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, फिर किस वजह से है, वो बीमारी जो अभी वो सिम्टम्स बता रहा है वो कोई अन्य बीमारी के कारण तो नहीं है। अब कई बार क्या होता है, चर्म रोग आते हैं, चर्म रोग वाले पेशेंट आते हैं, तो चर्म रोग कई बार एलर्जी भी होती है। तो एलर्जी के कारण भी चर्म रोग, तो उसको ढूंढना पड़ेगा किस वजह से एलर्जी है। कई बार वात और पित्त के कारण एलर्जी बन जाती है। दोनों अगर बॉडी में वायु दोष शीतवीर्य का प्रदान होता है और पित्त उष्णवीर्य रहता है, तो दोनों एक ही बॉडी में रहेंगे तो एलर्जी पैदा होगी। तो उस पीरियड में अपन दवाइयाँ देते हैं, हम लोग देते हैं कि उसमें वात और पित्त को दोनों को समन करने वाली अगर चिकित्सा दिया जाए तो आपका चर्म रोग बैठ जाता है। कई बार डायबिटीज़ के कारण, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन जो होता है, डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन, उसके कारण आपकी चर्म रोग बढ़ जाता है। तो फिर वो डायबिटीज़ को आप जड़ से ख़त्म करो या डायबिटीज़ को आप रूल आउट करो। तो डायबिटीज़ को यानी आप सामान्य करो तो आपका चर्म रोग वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी, अभी जो पेशेंट आ रहा है उसकी जड़ क्या है, बीमारी की जड़ पहचानो, डायग्नोसिस करो, दोष प्रकृति परीक्षण होना चाहिए, उसके बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। फिर उसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक, यानी कम से कम 3 महीना 6 महीना ऐसे चलते रहता। कई छोटी बीमारी है तो उसमें 1-1.5 महीने में भी आराम होता है। फिर जैसे वात हो गया, डायबिटीज हो गया, पैरालिसिस हो गया, या फिर आपका लीवर डिसऑर्डर हो गया, स्किन डिसऑर्डर्स हो गया, इसके लिए थोड़ा 4 से 6 महीना आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। उसके बाद में धीरे धीरे जड़ से बीमारी। लेकिन आयुर्वेद ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर, ये जो उपचार है किन चीज़ों पे बेस्ड है? मतलब एक ही ट्रीटमेंट है या इसमें भी कोई वेरिएशंस रहता है? अभी जैसे आपको जैसे बैगन सूट हो रहा है तो मुझे बैगन नहीं सूट होगा, मुझे बैगन से एलर्जी हो जाएगी। तो व्यक्ति जितनी रहेंगी उसकी उस अनुसार प्रकृति पर होगी, वो चेंजेस हो जाएगी ना। तो उसके आधार पे हम पहले ट्रीटमेंट भी देखते हैं कि उनको वो दवाइयाँ, उष्णवीर्य दवाइयाँ देना है या शीतवीर्य दवाइयाँ देना है। तो शीतवीर्य बीमारी है या उष्णवीर्य बीमारी है, यानी गर्मी के कारण होने वाली है, ठंडी के कारण होने वाली है, तो दोनों डिसाइड अगर करेंगे, उसकी प्रकृति, ओरिजिनल जो प्रकृति रहती है तासीर, वो बदलती नहीं। चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी प्रकृति जो ओरिजिनल रहता है, तासीर बोलते हैं हम, उसकी उष्णवीर्य तासीर है या शीतवीर्य तासीर है, उस आधार पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको बीपी का पेशेंट है, तो बीपी के पेशेंट के लिए हम मस्तिष्क शांत करने वाली दवाइयाँ, दिमाग में इरिटेशंस न हो, आपका बीपी शूट आउट न हो, बीपी न बढ़े, उसके लिए मोती पिष्टी वापरते हैं, प्रवाल पिष्टी वापरते हैं, एसिडिटी के लिए शंख भस्म देते हैं। तो इस टाइप की रसायन वाली दवाइयाँ काफ़ी कारगर होती हैं। 2 प्रकार की दवाइयाँ रहती है, एक वनस्पति जन्य और खनिज द्रव्य। और हम जैसे समुद्री जीव में भी जैसे मोती, प्रवाल, शंख हो गया, इसकी भी दवाइयाँ पाउडर बना के आती हैं। पहले के ज़माने में शृंग भस्म आता था, तो वात के लिए और कफ के लिए आता है। अभी सरकार ने बंदी का ला लिया, तो वो शृंग भस्म उष्णवीर्य दवाइयाँ होते हैं। तो दमे के लिए, खांसी के लिए शृंग भस्म बहुत कारगर आता है। आपका चर्बी घटाने के लिए भी शृंग भस्म काफ़ी कारगर आता है। जैसे मोटापे के ऊपर हम देखें तो मोटापे के ऊपर शिलाजित बहुत अच्छा काम करता है, पर शोधित शिलाजित हो। आयुर्वेद में अभी ऐसा गैर समझ पाला गया है कि उसके भ्रांतियाँ फैलाई गई है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें मेटल रहता है। जी, मैं उसी पे आ रही थी कि जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस है आयुर्वेद ट्रीटमेंट का, ये भी लोगों में बहुत है। तो ये क्या है और इसके पीछे का? हाँ, लोग डर जाते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने से हमारी किडनी खराब हो गई, मेटल होगा, उसमें मेटल से हमारी फिल्टर वर्क अच्छा नहीं होगा, नेफ्रॉन्स डैमेज होंगे, तो उसके कारण किडनी में प्रॉब्लम आएगा, डायलिसिस आगे करना पड़ेगा, किडनी फेल्योर होगा। ये सब भ्रांतियाँ हैं। एक्चुअली आयुर्वेद में जो दवाइयाँ बनाई जाती है कंपनी के द्वारा, हज़ारों सालों से रिसर्च हुआ है कि जैसे मान के चलो शिलाजित का शोधन करना है, तो शिलाजित का शोधन कुमार यासव या गोमूत्र से करते हैं। तो उसके जो हार्मफुल यानी तत्व रहते हैं, टॉक्सिन्स जो रहते हैं, वो निकालना, शोधन करना, उसका मारण करना, समन करना, उसके बाद में उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, उसके अंदर जो उपयुक्त तत्व है वो उसको बढ़ावा देना, यानी विषाक्त तत्वों को बाहर निकालना और उपयुक्त तत्वों को
उसमें और बढ़ावा देना, उपयुक्त तत्वों को और बढ़ाना। ये जो होता है ये आयुर्वेदिक दवाइयों में या भस्मों में किया जाता है। तो वो अगर कोई भी द्रव्य सीमित मात्रा में डाइजेस्टेबल अवस्था में या डाइजेस्टिव पावर के अंदर जैसे मान के चलो दे दिया जाए। अब स्वर्ण भस्म के ऊपर जो रहता है हम बात करते हैं, तो स्वर्ण भस्म में आपका पारा आता है। तो पारा भी उसमें डायरेक्ट नहीं रहता, पारे का शुद्ध किया रहता, पारा गंधक की कजली हो जाती है, उसमें स्वर्ण भस्म घोटित किया जाता है, उसके बाद में वो भस्म बनता है। कई महीनों की प्रोसेस है। तो उसका थोड़ा सा भी मात्रा 10 to 20 मिलीग्राम अगर मान के चलो इंसान को दिया जाए तो उससे वो डाइजेस्ट हो जाता है। उससे और बहुत ज़्यादा फायदे, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, वायरल इन्फेक्शन कम हो जाता है, इम्पोर्टेंसी दूर हो जाती है, शरीर में एनर्जेटिक बढ़ जाता है। यानी वो रसायन है, रसायन का मतलब होता है सभी बीमारियों को दूर करे। तो ये जो है भस्मों का कोई भी चीज़ों का अत्यधिक अगर वापर करेंगे तो कोई भी शरीर के हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा शरीर के ऊपर। अब चाहे खाने का अगर ले लिया जाए, खाना भी अत्यधिक मात्रा में ले लेंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, उससे वोमिटिंग हो जाएगा। वैसे ही हर दवाइयाँ हैं, एलोपैथी की या कोई भी चिकित्सा पद्धति की आप दवाइयाँ ले लो, उसका भी साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, कांट्रा इंडिकेशंस है, इंडिकेशंस के साथ साथ कांट्रा इंडिकेशंस है। वैसे आयुर्वेद का है, पर आयुर्वेद में अगर वही मात्रा सही ढंग से अच्छे वैद्य से अगर आप दिया जाए तो बीमारी को जड़ से नष्ट किया जा सकता है। राइट। अभी जैसे देखा जाता है कि ऐसी कई जटिल समस्याएं हैं जो लोग उनके नाम से भी डरते हैं, तो क्या उनका भी उपचार आयुर्वेद में पॉसिबल है? चलो अभी HIV हो गया, वायरल डिसीज हो गया, कैंसर सेल्स हो गया। अब कैंसर सेल्स अचानक बढ़ जाते हो, इंसान को पता ही नहीं चलता है। जब ज़्यादा एडवांस स्टेज में जाता है पेशेंट तब वो डायग्नोसिस होता है कि इसको कैंसर है। उस अवस्था में फिर ऑपरेशन करो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये मॉडर्न साइंस की है। पर वही अगर आयुर्वेद में अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो आयुर्वेद में काफ़ी ऐसे एक्सेसिव ग्रोथ वाले जो टिश्यूज रहते हैं उसको नष्ट करने के लिए आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी दवाइयाँ बनाई गई हैं। जैसे कांचनार वनस्पति हो, हार्मफुल एक्सेसिव ग्रोथ को कम करती है। शुद्ध प्यूरिफाइड हीरक भस्म जो रहता है वो हीरक भस्म के कारण हार्मफुल एक्सेसिव जो ग्रोथ रहती है टिश्यूज़ की उसको नष्ट किया जा सकता है। तो ये ऐसी आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो क्रॉनिक डिसीजेस में या फिर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज में वो काम में आती है। तो इसको हम सही मात्रा में दे दें तो ये बीमारियाँ काफ़ी हद तक के कम कर सकते हैं। या फिर स्टेज वाइज अगर देखा जाए तो आपका पेशेंट किस स्टेज में, पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, तो आप उसको जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वैद्य कैसा है, आपकी दवाइयाँ कैसी है और आप कितने अच्छे ढंग से दवाई लेते हैं। उसका परहेज भी बहुत, आयुर्वेद में एक परहेज भी बताया गया है। ये बहुत चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण पाद है, हाँ। तो हम कितनी भी दवाइयाँ दे दे पर अगर मान के चलो पेशेंट या रुग्ण अगर परहेज नहीं करे तो दवाइयाँ काम नहीं करेगी। तो परहेज के साथ में अगर दवाइयाँ काम करिए, दवाइयाँ ले लिया जाए तो आपकी बीमारी जड़ से दूर करने की क्षमता आयुर्वेद में है। जी, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते समय परहेज भी बहुत बताए जाते हैं, तो ये किस प्रकार होते हैं ये भी हमारे दर्शकों को कर जानकारी। परहेज में क्या होता है, जैसे दोष प्रकृति है, उसकी बीमारी कौन सी है और दोष कौन सा है, उस आधार पर हम परहेज बताते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अम्ल चीज़ें खाने से एसिड बढ़ता है। अगर मान के चलो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या फिर आपको अम्ल पित्त है या हाइपरटेंशन है तो एसिडिक पदार्थों का कम सेवन करिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके चलो अम्ल पदार्थ, अचार, दही, पापड़, छाछ, इसमें भी आपका अम्लता बढ़ जाती है। तलीय पदार्थ, मसालों का सेवन ये आप कम से कम करिए। आपको कफ या मोटापा है तो मोटापे में आप मांसाहार, घी, तले पदार्थ इनका सेवन कम करिए तो आपका वसा कम हो जाएगा। तो नेचुरली आपकी बॉडी में ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी, अतिरिक्त चर्बी का संचय नहीं होगा। आप केमिकल का अत्यधिक वापर करते तो उसको कम करिए, श्रम को करिए। तो डायबिटीज़, पैनक्रियाज इनएक्टिव वाला जो रहेगा, इनएक्टिव या इंसुलिन नहीं बनने की अवस्था में आपको एक्टिव हो जाएगा पैनक्रियाज। इंसुलिन बीटा सेल्स एक्टिव हो जाएंगे तो इंसुलिन खुद ब खुद बनेगा या फिर बने हुए इंसुलिन को सही ढंग से अपने बॉडी के सेल्स यूटिलाइज करेंगे तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ जाए। तो ये आप परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज के साथ में दवाइयों का अगर सेवन किया जाए तो आपकी बीमारी जड़ से दूर होने की क्षमता या दूर करने की क्षमता आयुर्वेद में है। जी, एक ऐसे भी लोगों की एक समझ रहती है कि काफ़ी टाइम लगता है ट्रीटमेंट क्योर होने में, यानी कोई भी चीज़ क्योर होने में। ये जो काफ़ी आपसे भी पेशेंट्स रूबरू होते हैं तो आपके पास भी ये सवाल रहता होगा। ऐसा है कि जैसे हमारे पास में कई बार थक के पेशेंट आ जाते हैं। अब जब आपकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है तो उसको ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। अब शुरुआत में अगर आयुर्वेद की तरफ आ जाए तो आपकी बीमारी के लिए दूर करने में भी महीने, 15 दिन या 8 दिन में भी आपकी बीमारी दूर हो सकती है। रुग्ण को स्वस्थ करने में ज़्यादा पीरियड
ट्रीटमेंट नहीं लगता, पर रुग्ण की स्थिति क्या है, वो कितना क्रॉनिक है, कितना जीर्ण अवस्था में पहुंचा गया है, या फिर उसकी अवस्था कैसी है। अब वो जीर्ण अवस्था में जाएंगे तो उसको 15 दिन में, महीने में ठीक नहीं किया जा सकता, उसको उतने ही पीरियड में अनुपात में ठीक किया जाएगा। जैसे मान के चलो मोटापा आपका 10 साल में बढ़ा हुआ है, तो 10 साल में मोटापा आपको अगर आयुर्वेद में आ जाए कम करने के लिए, तो आपको 2 महीने में 3 महीने में मोटापा कम नहीं होगा, तो उसके लिए उतना समय लगेगा, 6 महीना साल भर लगेगा। तो वैसे ही आपके मान को चलो चर्म रोग, आप बहुत सारे इलाज कर चुके हैं, चर्म रोग नहीं बैठ रहा है, फिर उसके बाद में फिर आयुर्वेद में आते हैं, फिर आयुर्वेद में बोलेंगे कि आप महीने 15 दिन में ठीक हो, नहीं होता, उसके लिए भी समय लगेगा। तो शुरुआती स्टेज में आपकी बीमारी आयुर्वेद के हिसाब से, एलोपैथी के हिसाब से थोड़ा समय लगेगा, मैं एग्री हूँ इसमें, फिर भी कवर किया जा सकता है कम पीरियड में। तो उसको अवस्था देखा जाता है पेशेंट की या रुग्ण की अवस्था के हिसाब से हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा अभी जिस तरह से हमने ओबेसिटी की बात की, हमने डायबिटीज़ की बात की, कोलेस्ट्रॉल की बात की, उसी तरह सब चीज़ों से जुड़ी हुई एक समस्या है, वो है स्ट्रेस। कुछ भी करते हैं तो आजकल स्ट्रेस बड़ा बढ़ जाता है, वो चाहे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं हमें स्ट्रेस हो गया है। ये जो परेशानी है, ये क्या मानते हैं आप? हाँ, तो स्ट्रेस के पीछे वजह है कि आदमी की अत्यधिक लालसा, मुझे कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट होना, माँ बाप का बच्चों के प्रति ज़्यादा बर्डन देना, यानी उनके प्रति लगाव ज़्यादा रखना कि मुझे ये उसके द्वारा अपने सपने पूरे करने की कोशिश करना। तो ये जो चीज़ें है, ये आदमी को स्ट्रेस पैदा करती है। और स्ट्रेस पैदा होने के साथ साथ आप अगर मन के ऊपर कंट्रोल करेंगे, मैं आयुर्वेद के बारे में ही बोलना चाहता था कि जैसे आयुर्वेद में क्या होता है, मन का बहुत विचार किया जाता है। आयुर्वेद में मन, बुद्धि और चेतना, तो मन का काम होता है विचारों की गति को कंट्रोल करना। आप अगर मन के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो आपकी विचारों की गति कंट्रोल में रहेगी, उसके विचार शांत रहेंगे, और शांत बुद्धि से या शांत विचारों से अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए मेडिटेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये जो चिकित्सा है, स्ट्रेस हर को आता है, हर एक जीव को आता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको स्ट्रेस आता है, भूख लगती है तो स्ट्रेस आता है, तो उसके दिमाग में उस मैसेज पहुंच जाता है कि उसको भूख लगी है, तो रोता है, फिर माँ दौड़ के आती है, दूध पिलाती है। तो स्ट्रेस उस वक्त भी आता है, स्ट्रेस आखिर तक के रहता है, आखिर एंड तक के, पर उसको स्ट्रेस को मैनेज करने की कला जिसको आ गई, वो स्ट्रेस को दूर करके अपने आप को, खुद को स्वस्थ रखता है। तो मन का काम बहुत ज़रूरी है, मन के ऊपर कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान साधना जो बोला गया है कि ध्यान का मतलब होता है मन को शांत रखना। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आयुर्वेद में भी काफ़ी दवाइयाँ हैं, जैसे ब्राह्मी हो गया, शंखपुष्पी हो गया, सतावरी हो गया, सर्पगंधा हो गया, ये स्ट्रेस को दूर करने वाली हो गया। तो ये अगर दवाइयों का या वनस्पतियों का सेवन करें, मोती पिष्टी हो गया, रसायन में मोती पिष्टी आप अगर देंगे तो बीपी बढ़ा हुआ नॉर्मल रहेगा, नींद अच्छी आएंगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा। भलाई कितना भी उसको अगर वातावरण में या व्यवहार में स्ट्रेस मिलता हो, तो वो स्ट्रेस बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो उसको खुद को, अपने आप को ढालना चाहिए कि मैं ये स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो उसको स्ट्रेस को मैं दूर कैसे करूँ। तो उसके साथ साथ फिर आपका सर्कल कैसा है, आपके वातावरण कैसा है, आपके मित्रों का जैसे सर्कल कैसा है, आपके पारिवारिक परिवेश क्या है, ये सब ध्यान देख के आपका दवाइयों का सेवन करें तो आपका स्ट्रेस, ब्रेन हैमरेज होने का डर है, लकवा मारने का डर है, वो दूर हो जाएगा। जी जी। डॉक्टर, कोई ऐसे एक्सपीरियंस आपके कि आजकल जैसे मैंने कहा कि इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं, लोग अलग अलग समस्याओं को लेकर सामने आते हैं, तब पता चलता है कि ऐसी भी कोई चीज़ निकली है या हमारे सामने आई है, फिर उसकी स्टडी की जाती है, उसके बारे में रिसर्च किया जाता है, उसके बाद उसके क्योर और ट्रीटमेंट निकलते हैं। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, बहुत जटिल कोई समस्या हो और आपके पास ऐसा पेशेंट आया हो जिसका उपचार आयुर्वेद के थ्रू बहुत अच्छा निकला हो? जैसे है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उसमें 2-3 पेशेंट ऐसे आए मेरे पास में जिनका डायग्नोसिस मिस डायग्नोसिस हो गया है। अपने डायग्नोसिस में क्या होता है, वो सिर्फ पैथोलॉजी के आधार पे और स्कैनिंग के आधार पे, एक्सरे के आधार पे जो डायग्नोसिस होता है, उसमें कई बार वात नहीं दिखता। वात का मतलब अदृश्य रहता है बॉडी में। आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात कहे गए, उसमें वो पेशेंट को, लेडीज पेशेंट है, 60 ईयर ओल्ड एक लेडी थी, उसमें घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था। उसका RH फैक्टर भी देखा गया, उसमें RH फैक्टर में भी पॉजिटिव निकला, पर वो RH फैक्टर पॉजिटिव निकलने के बाद में भी उसका संधिवात का ट्रीटमेंट बराबर सही ढंग से नहीं चल रहा था। उसको एलर्जी आती थी, साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, रिएक्शन आते थे। उसमें हम आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षा देखे तो उसमें पित्त दोष भी था और वायु दोष भी था। तो पित्त के कारण क्या होता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है,
और वात के कारण ठंडी बढ़ जाती है। तो दोनों दोषों को शांत करने के लिए हमने चिकित्सा दे दिए, तो उसके कारण उसका वात पूरी जड़ से ठीक हो गया। तो ये आम वात हो गया, संधिवात हो गया, उसमें दोष देखा जाता है, आपके प्रकृति में कौन सा दोष है, उस दोष के आधार पे आप चिकित्सा दे दो तो आपका वात जड़ से ठीक हो जाता है। और वात के लिए ज़्यादातर दूसरे चिकित्सा पद्धति में उतना कारगर इलाज नहीं जितना आयुर्वेद में। क्रॉनिक डिसीजेज में जैसे आप वात ही नहीं, ये कई बार होता है, स्किन डिसीज में भी होता है, डायबिटीज़ में भी होता है। डायबिटीज़ में जैसे इम्पोर्टेंसी आती है, कई लोगों को इम्पोर्टेंसी आती है, तो मॉडर्न साइंस में उसका कोई ज़्यादा इलाज नहीं है। तो आयुर्वेद में अच्छा है कि आपका डायबिटीज़ को कंट्रोल करके आपके अंदर इम्पोर्टेंसी की जो अवस्था है उसको दूर करते हैं, जिसमें वसंत कुसुमाकर है, शिलाजीतवादी वटी है, आरोग्यवर्धनी है, गुगुल योग है, मोती भस्म है, प्रवाल भस्म है। इसका सबका योग अनुपात में आप मिलीग्राम के हिसाब से उसका डोजेस बना के उसको पेशेंट को दे दीजिए, तो आपका उसका डायबिटीज़ के साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस भी दूर हो जाएंगे, साथ में इम्पोर्टेंसी भी दूर हो जाती है। आखिर में हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आपकी अपनी प्रकृति के हिसाब से जिए, जो दोष बढ़ा है वो दोष को बढ़ने न दीजिए, और जो घटा हुआ दोष को आप समान अवस्था में लाइए। स्ट्रेस कम से कम लीजिए, और स्ट्रेस भी आता है तो आप मेडिटेशन करिए, ध्यान साधना करिए, नेचुरल जीने की कोशिश करिए। और बहुत ज़्यादा केमिकल का वापर आप करते होंगे तो उसको दूर करिए, केमिकल कम से कम में वापरिए, या फिर शरीर का व्यायाम हो, ऐसी चीज़ आप श्रम का जो अभाव है उसको दूर करिए, वॉकिंग करिए, थोड़ा सा आप नेचुरल तरीके से जीने की कोशिश करिए, तो ताकि आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेज आजकल जो हम समस्या फेस कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ये जो समस्या से आप निजात पा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपकी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायी होगी। तो आज के लिए डॉक्टर में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में कोई और डॉक्टर के साथ कोई और समस्या को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। होमिओपॅथी अत्यल्प खर्चात असाध्य आजारांवर उपचार।